की दुनिया में हम अक्सर सच को फाइलों और कागजों के ढेर में ढूंढते हैं, है ना? लेकिन सच की तलाश सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये एक कहीं ज्यादा गहरी, एक मानवीय यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां कभी कभी सिर्फ एक आवाज, एक गवाही पूरे केस का रुख पलट सकती है। तो आज हम मिलकर मौखिक साक्ष्य यानी जुबानी गवाही के कानून के दिल में उतरेंगे। हम जानेंगे वो नियम जो ये तय करते हैं कि अदालत के इन गलियारों में आखिर किसकी आवाज गूंजेगी और किसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये हमारे कानून की बुनियाद है। हमारा कानून इस बात को मानता है कि इंसान की आवाज, उसकी यादें और उसका तजुर्बा सच के सबसे ताकतवर जरिए हो सकते हैं। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या हर कही हुई बात सबूत बन जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और उस कसौटी को समझते हैं जिस पर हर आवाज को परखा जाता है। तो सबसे पहला और बुनियादी नियम आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 से। यह सेक्शन एक बहुत साफ लकीर खींचता है कि अदालत में क्या बोलकर साबित किया जा सकता है और क्या नहीं। देखिए, नियम बड़ा सीधा सा है। दुनिया में हुई कोई भी घटना हो, कोई भी तथ्य, जैसे कोई एक्सीडेंट, कोई बातचीत या किसी का किया हुआ वादा, इन सबको जुबानी गवाही से साबित किया जा सकता है। लेकिन अगर बात किसी दस्तावेज की हो, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो उसके अंदर असल में क्या लिखा है यह साबित करने के लिए वो दस्तावेज खुद पेश करना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो जो हुआ है उसे बताया जा सकता है, लेकिन जो लिखा है उसे तो दिखाना ही होगा। और अब हम आते हैं इस पूरे विषय के सबसे अहम हिस्से पर, धारा 60 का नियम। सच कहूं तो ये मौखिक साक्ष्य का दिल है। ये नियम एक बात बिल्कुल साफ कहता है, जुबानी गवाही हमेशा और हर हाल में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट होनी चाहिए। पर इस डायरेक्ट होने का असल मतलब क्या है? डायरेक्ट एविडेंस का मतलब है वो गवाही जो सीधे उस इंसान से आए जिसने घटना को अपनी इंद्रियों, अपने सेंसेस से महसूस किया हो। ये किसी और से सुनी सुनाई बात नहीं हो सकती। मतलब गवाह को जानकारी का ओरिजिनल सोर्स होना चाहिए, सिर्फ एक मैसेंजर नहीं। चलिए इसे जरा और आसान बनाते हैं। अगर गवाही किसी ऐसी घटना की है जिसे देखा जा सकता है, तो वो गवाही सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान की होगी जिसने उसे अपनी आंखों से देखा हो। सोचकर देखिए, अगर किसी डकैती की बात हो रही है तो अदालत उस इंसान को सुनना चाहेगी जो कहे मैंने उसे देखा था, ना कि उसे जो ये कहे किसी ने मुझे बताया कि उसने देखा था। ठीक इसी तरह अगर गवाही किसी कही हुई बात के बारे में है तो गवाही उसी की मानी जाएगी जिसने उसे अपने कानों से सुना हो। मान लीजिए अगर किसी ने धमकी दी तो जिसने उस धमकी को सीधे सुना वही एक डायरेक्ट गवाह है। कोई और आकर ये नहीं कह सकता कि उसे किसी और ने उस धमकी के बारे में बताया था। ये नियम सिर्फ देखने और सुनने तक ही नहीं रुकता। अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसे किसी और इंद्री से महसूस किया गया हो तो गवाही भी उसी इंसान की होगी। जैसे किसी आग से निकलती गर्मी को महसूस करना या किसी गैस लीक की महक को सूंघना, यह भी उतना ही मजबूत डायरेक्ट एविडेंस माना जाता है। और तो और जब किसी एक्सपर्ट की राय की बात आती है तब भी यही सीधा सा नियम लागू होता है। अगर कोई फोरेंसिक रिपोर्ट है तो अदालत उस एक्सपर्ट से ही उसकी राय सुनेगी जिसने वो रिपोर्ट बनाई है। कोई दूसरा आके ये नहीं बता सकता कि उस एक्सपर्ट की राय क्या थी। यानी राय भी डायरेक्ट होनी चाहिए। तो सवाल उठता है कि जब गवाही डायरेक्ट नहीं होती तब क्या होता है? तब वो बन जाती है सुनी सुनाई बात, या जिसे कानून की भाषा में कहते हैं हियरसे। ये कानून की नजर में सच की एक धुंधली परछाई जैसा है जिसे सबूत के तौर पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता। पर ऐसा क्यों है? अदालतें इसे सच क्यों नहीं मानती? आइए देखते हैं। इस आसान से उदाहरण को देखिए। राम ने अजय को देखा, यह है डायरेक्ट जानकारी। लेकिन जब राम ये बात श्याम को बताता है और श्याम आगे गीता को, तो अदालत तक पहुंचते पहुंचते सच कई परतों के नीचे दब जाता है। गीता अदालत में जो कह रही है वो उसकी अपनी जानकारी नहीं है, वो सिर्फ एक संदेश पहुंचा रही है। और हर कदम पर सच के बिगड़ने का खतरा बढ़ता जाता है, ठीक उस कानाफूसी वाले खेल की तरह। तो अदालत सुनी सुनाई बातों को खारिज क्यों करती है? इसके कारण बहुत मजबूत हैं। पहली बात, जो असल स्पीकर है यानी राम, वो तो अदालत में है ही नहीं जिससे सवाल जवाब करके सच को परखा जा सके। दूसरी बात, राम ने जब ये बात कही थी तो वो शपथ के तहत नहीं कही थी। तीसरी, हर बार दोहराए जाने पर सच के बदलने का पूरा चांस होता है। और सबसे अहम बात, जो इंसान यानी गीता अदालत में गवाही दे रही है वो इस बात की सच्चाई के लिए जिम्मेदार नहीं है।
इसे अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, अदालत में मुझे बताया गया था या मैंने सुना है, सबूत नहीं होता। सबूत होता है मैंने देखा था या मैंने खुद सुना था। कानून सच्चाई के असली सोर्स तक पहुंचना चाहता है, किसी बीच के रास्ते से नहीं। अच्छा, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि गवाही देने वाला इंसान कितना जरूरी है, तो एक और सवाल मन में आता है, क्या उस इंसान का अपना चरित्र, उसका कैरेक्टर भी मायने रखता है? जुबानी गवाही से जुड़ा ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, चरित्र का सबूत, जिसका जिक्र धारा 53 से 55 में मिलता है। आइए एक नजर डालते हैं कि किसी का चरित्र कब और कैसे केस में अहम हो सकता है। क्रिमिनल मामलों में आरोपी का अच्छा चरित्र एक ढाल की तरह काम कर सकता है। ये इस बात को मजबूती दे सकता है कि शायद उसने वो अपराध नहीं किया होगा, लेकिन उसका बुरा चरित्र तब तक अदालत में नहीं लाया जा सकता जब तक वो खुद अपने अच्छे चरित्र का दावा ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों में चरित्र की ज्यादा अहमियत नहीं होती, सिवाय उन मामलों के जहां मुआवजे की रकम तय करनी हो। तो इन सभी नियमों को एक साथ जोड़कर देखने पर हमें क्या समझ आता है? जुबानी गवाही के कानून का आखिरी फैसला क्या है? अदालत आखिर किस आवाज पर भरोसा करती है? निचोड़ यह है कि कानून की नज़र में हर आवाज़ की कीमत बराबर नहीं होती। वो सिर्फ उसी आवाज़ को महत्व देता है जिसका सच से सीधा, अटूट और एक पर्सनल कनेक्शन हो। कानून उन गवाहों को चाहता है जो कहानी का हिस्सा थे, ना कि उन्हें जिन्होंने सिर्फ कहानी सुनी है। तो अंत में कानून ये नहीं पूछता कि क्या कहा गया था, कानून ये पूछता है सच को किसने देखा था। और यही एक सवाल मौखिक साक्ष्य के पूरे सिद्धांत का सार है। यही वो बुनियाद है जो न्याय को अफवाहों और सुनी सुनाई बातों से बचाकर सीधे अनुभव की ठोस जमीन पर खड़ा करती है।